हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं। UPSSC का PET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं बिना किसी कोचिंग के। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं और ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले 2 क्लास हम करा चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम CDP के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। उनके द्वारा की गई क्रियाओं का आकलन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2, प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही वाक्य है, ठीक है। हमें किस पर ध्यान देना है? हमें प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा अधिसंज्ञान। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी बच्चा अपने बारे में सोच विचार करे, ठीक है, अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करे तो उसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए यहाँ पर स्वयं, क्या दे रखा है? स्वयं। स्वयं का मतलब अपने बारे में। तो जब भी बच्चा अपने खुद के बारे में सोच विचार करता है तो इसे हम अधिसंज्ञान कहते हैं। बाकी के ऑप्शन देखिए, विस्मरण करने का अर्थ है भूल जाना, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो गया। कंठस्थीकरण का अर्थ होता है रटना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। रटना और याद करना नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तो अनदेखी करना एक गलत बात होती है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। हमें बच्चों के किसी भी अनुभव की अनदेखी नहीं करना है, ठीक है, बल्कि हमें बच्चों के अनुभव को ध्यान देना है और बच्चों से कहना है कि आप अपने अनुभव को कक्षा में सभी बच्चों को बताइए, उसको प्रस्तुत कीजिए सभी बच्चों के सामने। तर्क आर, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। तो कक्षा में जो अधिगम होता है, क्या वो बालक के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए? तो अलग करना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है तो कैसा होगा? गलत होगा। तो हमें उस गलत कथन का पता लगाना है। ऑप्शन नंबर 1, अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। अधिगम की प्रक्रिया में बच्चा अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं करता है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो सक्रिय एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी सही है, ठीक है। अंतःक्रिया भी एक पॉजिटिव वर्ड था, तो ये वाला वाक्य भी सही था। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। जो अधिगम होता है वह व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। तो ये वाला वाक्य गलत है। जो अधिगम होता है वह सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि अधिगम सामाजिक संदर्भों के साथ मिलकर होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? हटकर कह रहा है, तो हटकर एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है।
तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरे ऑप्शन सही थे, लेकिन चौथा वाला वाक्य गलत है। तो जो ऑप्शन बाकी के 3 से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? तब वह प्रतिक्रियाओं का समुच्चय की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी कोई बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए किसी एक ही तरीके पर अटक जाए तो वह प्रतिक्रियाओं का समुच्चय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, तो ये वाला वाक्य गलत है। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 2, त्रुटियां अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी सही है। चर्चा करना और अर्थपूर्ण पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, तो इस वाले ऑप्शन में आ गया नहीं। तो जिन ऑप्शन में नहीं या फिर ना दिया हुआ वो वाले ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो क्या एक शिक्षक को बालक की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल गलत है, बच्चों की त्रुटियों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए, तो नकारात्मक एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के 3 से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? तो बोरियत नेगेटिव वर्ड है, तो गलत हो गया। उच्च डर, तो डर एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी गलत हो गया। उम्मीद अच्छा शब्द है, तो ये वाला सही है। गुस्सा करना नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 3 बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? तो विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो ये वाला वाक्य सही है। ठीक है, अभिप्रेरित शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षकों से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तो देखिए कक्षा में एकदम सन्नाटा रहता है, जब बच्चे अपने अनुभव को साझा कर रहे होते हैं तब भी क्लास में एकदम सन्नाटा रहता है। तो देखिए दोस्तों, क्या ये संभव है? हमने बच्चे से बोला कि बच्चों आप किसी भी विषय पर अपने अनुभवों को शेयर करिए, साझा करिए। तो बच्चा जब अनुभवों को साझा करेगा तो वो बोलेगा भी, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एकदम सन्नाटा है। जब बच्चे अपने अनुभवों का वर्णन करते हैं तब भी एकदम सन्नाटा रहता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि उन्हें अपनेपन का बोध हो, तो अपनापन एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं, तो ये वाला वाक्य भी सही है। जो विद्यार्थी होते हैं वो पूर्व में सीखी हुई चीज़ें और नई सीखने वाली चीज़ों में अंतर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के तीनों ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि अधिगम में बाधा पहुंचा सकता है? ऑप्शन नंबर 1, योग्यता के समृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, तो समृद्धि या वृद्धि पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 2, विशिष्ट पहचानों या अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, तो क्या हमें रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है, हमें किसी भी प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा को बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। हमें व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने विचारों को सबके सामने प्रकट कर सकें। ऑप्शन नंबर 4, कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना, तो ये वाला वाक्य भी सही है। हमें कक्षा में बच्चे के डर और सीखने की प्रक्रिया में जो चीज़ें रुकावट उत्पन्न करती हैं, अवरोध उत्पन्न करती हैं, उन्हें हमें कम करना चाहिए।
तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन दूसरा वाला ऑप्शन गलत है और यही बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है। तो ये वाला वाक्य गलत हो गया क्योंकि इसमें दे रखा है नहीं। ठीक है, अगर विषय वस्तु बालकों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है तो वह बच्चों के किसी भी काम की नहीं होगी। बहुत ही अमूर्त और जटिल है, तो देखिए ही एक नेगेटिव वर्ड है, अमूर्त नेगेटिव वर्ड है, जटिल नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। हमें बच्चे को बहुत ही मूर्त और सरल तरीके से पढ़ाना है, ना कि अमूर्त और जटिल तरीके से। ऑप्शन नंबर 3 संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो। ऑप्शन नंबर 4 बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही वाक्य है। ठीक है, पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को बहुविधियों के माध्यम से बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कि संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, तो ये वाला वाक्य भी एक तरह से सही है। क्यों? यानी कि पृथक किसी भी विषय वस्तु को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना अच्छी बात होती है। और यहाँ दे रखा है संबंधित, यानी कि वो जो पृथक खंड है वो बच्चे से संबंधित हैं, तो ये वाला वाक्य एक तरह से सही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जो बोर्ड है CBSE बोर्ड ने ऑप्शन नंबर 4 को सही आंसर माना है। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर 4 को सही आंसर मानेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में ये जो संबंधित लिखा हुआ है ना, इस संबंधित की जगह पर क्या होना चाहिए, असंबंधित होना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ लिखा हुआ रहता कि असंबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, तो असंबंधित एक नेगेटिव वर्ड हो जाता और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहता। तो CBSE बोर्ड ने इस वाले क्वेश्चन का जो सही आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने पर ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है। और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा देना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।